हेलो एवरीवन, फिर से एक बार स्वागत है आपका डेबिट और क्रेडिट पर। इस क्लास 11th की अकाउंटिंग सीरीज में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि डील करता है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग से। इस चैप्टर का स्कोप क्या है? इस चैप्टर में हमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स से, जिन्हें हम अलग अलग नामों से आगे क्लासिफाई करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगी, कुछ कन्वेंशंस होंगी, कुछ एजम्पशंस होंगे और कुछ पोस्टुलेट्स होंगे। लेकिन अभी हम इस झगड़े में नहीं पड़ते कि कौन कॉन्सेप्ट है और कौन सा प्रिंसिपल एजम्पशन है, कौन सा कन्वेंशन है, कौन से पोस्टुलेट्स है। अभी हम सिर्फ ये मानकर चलते हैं कि ये सब अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझने के लिए इन प्रिंसिपल्स की समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रिंसिपल से, और पहला प्रिंसिपल जिसके बारे में अब बात करेंगे वो है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का जो प्रिंसिपल है वो कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस के अकाउंटिंग के लिए बिजनेस एंड बिजनेसमैन विल बी कंसीडर्ड एज टू सेपरेट पर्सन। अगेन, फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस एंड बिजनेसमैन विल बी कंसीडर्ड एज टू सेपरेट पर्सन, टू सेपरेट एंटिटीज, and accounting will be done from the point of view of business, not from the point of view of businessman। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? अकाउंटिंग करते वक्त बिजनेस को और बिजनेसमैन को एक पर्सन नहीं माना जाएगा, दोनों को अलग अलग पर्सन माना जाएगा। और जो अकाउंटिंग की जाएगी वो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाएगी, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन्होंने भी थोड़ी बहुत अकाउंटिंग पढ़ी है उनको एक ट्रांजैक्शन हमेशा जो हर सवाल की शुरुआत में मिलता है कि एक बिजनेसमैन ने एक बिजनेस को 1,00,000 रुपए की कैपिटल से मान लेते हैं शुरू किया। तो किसी बिजनेसमैन ने अगर अपने बिजनेस को 1,00,000 रुपीस कैपिटल से शुरू किया है, स्टार्ट किया है, तो क्या हमें उसकी एंट्री करनी चाहिए? क्या हमें उसकी अकाउंटिंग करनी चाहिए? यहां पर ये प्रिंसिपल आपकी हेल्प करता है। अगर आप ये नहीं मानते कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग हैं, तो फिर आप ये मानते हैं कि दोनों एक हैं। और अगर दोनों एक हैं तो फिर कोई ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन होने के लिए तो कम से कम 2 पार्टीज का होना जरूरी है। लेकिन हम फिर भी अकाउंटिंग करते हैं। और अकाउंटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड में काम करना शुरू कर देती है। और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहती है कि बिजनेस के लिए बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब बिजनेस को बिजनेसमैन से 1,00,000 रुपीस मिल रहे हैं बिजनेस को शुरू करने के लिए। बिजनेस को मिल रहे हैं, हमें हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, इसलिए हम आगे इसको समझेंगे। लेकिन हम लोग एंट्री पास कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री पर ध्यान नहीं देते, ध्यान इस बात पर देते हैं कि एंट्री क्यों हुई। अगर बिजनेस और बिजनेसमैन एक ही होते तो एंट्री नहीं होती, लेकिन वो दो होते हैं, वो एक नहीं होते, इसलिए हमें एंट्री करनी पड़ती है। तो फिर से एक बार, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहती है कि अकाउंटिंग के लिए बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग पर्सन माना जाएगा, और जो अकाउंटिंग की जाएगी वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाएगी, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। For the purpose of accounting, business and businessman will be considered as separate person, and accounts will be made from the point of view of business, not from the point of view of businessman। पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस एक गोइंग कंसर्न है। गोइंग चलता हुआ, कंटिन्यूअस, कंसर्न माने बिजनेस। तो बिजनेस एक चलता हुआ व्यवसाय होता है, ये मानकर हमें अकाउंटिंग करनी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड,
तो ये प्रिंसिपल कहता है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, अकाउंटिंग के लिए accountant will presume that business will continue for an indefinite long period of time and businessman has neither the intention nor the necessity to close the business। यानी कि अकाउंटिंग करते वक्त जब तक कि कोई विशेष सूचना उपलब्ध न हो तो अकाउंटेंट को ये मानकर अकाउंटिंग करनी चाहिए कि बिजनेस लगातार चलता रहेगा और बिजनेसमैन की इस बिजनेस को बंद करने की ना तो कोई इंटेंशन है और ना ही कोई नेसेसिटी है। चलिए समझते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को एक छोटे से एग्जांपल से। एक बिजनेस ने एक शॉप खरीदी है 10 लाख रुपीस की, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट पर कितने की रिकॉर्ड की जाएगी? 10 लाख की। थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि कोई डेप्रिसिएशन जैसी चीज है, तो हमारी बैलेंस शीट में, बिजनेस की बैलेंस शीट में वो शॉप को दिखाया जाएगा 10 लाख रुपीस पर। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल निकल चुके हैं। बैलेंस शीट में शॉप की वैल्यू है 10 लाख, लेकिन प्रैक्टिकली ये हमें पता है कि मार्केट प्राइस शॉप की बढ़ चुकी होगी। तो ऐसी सूरत में हम उस शॉप को 10 लाख की क्यों दिखाएंगे? हम उसे ज्यादा की क्यों नहीं दिखा सकते? तो जो आर्ग्यूमेंट होगा वो बेस्ड होगा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि बिजनेस कहेगा कि ये शॉप खरीदी है बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस बंद नहीं हुआ है। बिजनेस जब बंद नहीं हुआ है, जब कंसर्न गोइंग है, तो फिर हमें इससे क्या फर्क पड़ता है कि मार्केट वैल्यू क्या है? हमारे लिए ये जो एसेट है वो है 10 लाख की। लेकिन अगर हम माने कि कंसर्न गोइंग नहीं है तो वही वैल्यूएशन फिर 15 लाख पर, 12 लाख पर, जो भी मार्केट प्राइस हो उस पर हो सकता है। इसका मतलब जब तक कि कोई अलग से इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो, अकाउंटेंट को ये मानकर अकाउंटिंग करनी चाहिए कि बिजनेस लगातार चलने वाला है और बिजनेस को बंद करने की ना तो कोई इंटेंशन है और नहीं कोई नेसेसिटी है। तीसरी कॉन्सेप्ट जो हम लेने जा रहे हैं आज वो है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। किसी भी बिजनेस का फाइनल रिजल्ट कब मालूम पड़ता है? किसी भी बिजनेस का फाइनल रिजल्ट, फाइनल माने जो अब चेंज नहीं हो सकता, वो मालूम पड़ता है बिजनेस की लाइफ खत्म होने के बाद। पर बिजनेस की लाइफ खत्म होने के बाद अगर हम एनालिसिस करेंगे और फिर हमें मालूम पड़ता है कि हमसे कुछ गलती हो रही थी ओवर द लाइफ ऑफ द बिजनेस, तो हम करेक्शन नहीं कर सकते। बेटर ऑप्शन ये है कि हम बिजनेस की लाइफ के दौरान ही बिजनेस की इंफॉर्मेशन को जानने का मैकेनिज्म डेवलप कर लें। वो हम कैसे कर सकते हैं? तो हम बिजनेस की लाइफ को बराबर बराबर के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर पार्ट की सेपरेटली अकाउंटिंग करते हैं, जिससे हमें बिजनेस की लाइफ के दौरान ही बिजनेस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे और अगर कुछ भी करेक्टिव मेजर लेना हो तो हम अगले पीरियड में ले सकें। वो जो छोटा सा अकाउंटिंग पीरियड हम आइडेंटिफाई करते हैं उसको हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। वो थियोरेटिकली किसी भी ड्यूरेशन का हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली 12-12 महीने की अकाउंटिंग की जाती है, जिसके अंदर फिर से 2 वेरिएशन हो सकते हैं, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। 1 Jan to 31 दिसंबर, 1 January to 31 दिसंबर कैलेंडर ईयर होता है, 1 April to 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर होता है। बिजनेस में जनरली फाइनेंशियल ईयर को यूज किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर से और कुछ नई कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे अगली क्लास में।